जय हिंद दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ उज्ज्वल परिवार की तरफ से आप लोगों के बीच में क्लास लेकर के। सबसे पहले तो आप लोगों को मेरी तरफ से नवरात्रों की ढेरों शुभकामनाएं। और शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला ही क्वेश्चन। अभी फाल्गुनी नायर चर्चा में रही है। भारत की एक महिला अभी हाल ही में चर्चा का विषय बनी हुई है। क्यों? जैसा कि शायद आप लोगों को पता हो, फाल्गुनी नायर वर्ल्ड में पहली रिचेस्ट महिला के तौर पे इनको चुना गया है, जिन्होंने खुद को अपने आप में खुद का यानी ये कहें कि खुद का बिजनेस खड़ा करके अपने आप को इन्होंने वर्ल्ड की इस लिस्ट में शामिल किया है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन भी आप लोगों का। फाल्गुनी नायर चर्चा में है, ये कौन है? नंबर 1 भी आपका फाल्गुनी नायर चर्चा में है, ये कौन है? फाल्गुनी नायर चर्चा में है, ये कौन है? सबसे पहले बात करूं, दुनिया की खुद के द्वारा बनी हुई, मतलब कह सकते हैं कि अभी हुर्रन ने एक लिस्ट जारी करी है, रिचेस्ट लिस्ट। विश्व के अंदर जो सबसे धनी महिलाएं हैं उनकी लिस्ट एक जारी करी है। उस लिस्ट में पहले नंबर पर है आपकी ये, तो इनके बारे में बात करेंगे। देखिए, हुर्रन रिच लिस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 एक लिस्ट जारी है। कौन सी भाई? हुर्रन ने लिस्ट जारी करी है। हुर्रन रिचेस्ट जो सेल्फ मेड है, यानी कि खुद ने अपने आप को इतना धनी बनाया है। सेल्फ मेड, खुद के बिजनेस खड़ा करके भी। सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड, वुमेन इन द वर्ल्ड शीर्षक से एक लिस्ट जारी करी, वर्ल्ड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022। देखिए, लिस्ट जारी हुई है, यानी कि खुद की मेहनत के दम पर कौन महिला दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पैसे वाली बनी है? तो फाल्गुनी नायर। और ये चर्चा में क्यों है? आपको पता है, भारतीय में। क्या ये भारतीय है, इसलिए ये चर्चा में है भारत के अंदर। इस लिस्ट के अनुसार, हुर्रन रिचेस्ट सेल्फ मेड जो लिस्ट है, इसके अनुसार विश्व की 124 महिलाएं हैं। विश्व में कितनी महिलाएं अरबपति हैं? 124 जो महिलाएं हैं ये अरबपति हैं भाई। कितनी? 124 महिलाएं हैं जो अरबपति महिलाएं हैं, और जिसके अंदर 3 भारत की शामिल हैं। इसमें 3 कितनी भारत की कितनी महिलाएं शामिल है? 3 जो महिला है वो भारत की हैं। और पहले जो लिस्ट जारी करी थी 21 में, या इससे पहले जो भी लिस्ट जारी हुई थी, उसमें से आपकी 6 महिलाएं कम हो गई। यानी कि पहले कितनी थी आपकी? इस बार 124 है तो 6, यानी कि 118 पहले 118 महिलाएं थी, अब 124 हो चुकी हैं भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये है कौन? फाल्गुनी नायर है कौन? बायोकॉन की 3 भारतीय महिलाओं में कौन कौन आपकी फाल्गुनी नायर है? देखिए, दूसरी है बायोकॉन की है, एक बायोकॉन की किरण मजूमदार शाह। किरण बायोकॉन जो कंपनी आपकी, उनकी भी एक कह सकते हैं ओनर है मजूमदार शाह। और जोहो की तीसरी महिला कौन है? दूसरी होगी आपकी तीसरी महिला कौन है? जोहो होगी। जोहो ये राधा वेणु महिलाओं की स्वनिर्मित होमरिच में शामिल है। राधा वेणु, इनका संबंध कहां से है? राधा वेणु, इसे इनका संबंध है। ये तीनों महिलाएं इस लिस्ट के अंदर शामिल है। अब यहां इस बार जो फाल्गुनी नायर ने किसको पीछे छोड़ा, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो लंबे समय से किरण मजूमदार, लंबे समय से पहले नंबर पर कौन चली थी आपकी? किरण मजूमदार थी। तो भारत में अगर हम बात करें तो फाल्गुनी नायर ने 2022 जो हुर्रन लिस्ट सेल्फ मेड जो आपकी अरबपति हैं, उनमें किरण मजूमदार को पीछे छोड़ा है, जो बायोकॉन से जिनका संबंध है, और पहले नंबर पर ये पहुंची है भाई। भारत के स्वनिर्मित महिलाओं की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो चलिए अगली बात करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले फोर्ब्स की एक सूची जारी हुई थी महिलाओं की। अगर हम बात करते हैं तो फोर्ब्स की सूची जारी थी, जिसके अंदर सबसे ताकतवर महिलाओं का जिक्र किया गया था भाई। सबसे ताकतवर महिलाओं में उसमें भी भारत की महिलाएं शामिल थी। भारत की जो महिला शामिल थी 100 महिलाओं की लिस्ट
जारी करी गई थी, जिसके अंदर पहले नंबर पर जर्मनी की जो चांसलर एक्स चांसलर थी वो थी, और भारत की 3 महिलाओं में अगर मैं बात करूं तो उनमें ये भी शामिल थी, ये भी शामिल थी। साथ में सबसे पहले यानी कि 41वें नंबर पर सबसे ताकतवर महिलाओं की, ये तो पैसे वाली बात थी, और ये सबसे ताकतवर यानी कि पावरफुल महिलाओं में निर्मला सीतारमण जी का नंबर था 41वां नंबर। फोफर सूची ने लिस्ट जारी करी थी, जिसके अनुसार 41वें नंबर पर कौन थी, हमारी निर्मला सीतारमण थी भाई, निर्मला सीतारमण थी, जो कि हमारी क्या है, वित्त मंत्री हैं। और इनसे पहले क्या थी, रक्षा मंत्री थी, इनसे पहले क्या थी, रक्षा मंत्री थी। साथ ही बात करो पूर्णकालिक पहली भारत की पहली पूर्णकालिक कह सकते हैं, पूर्ण कार्यकारी कह सकते हैं, रक्षा मंत्री यही रही है। इनसे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो रक्षा मंत्रालय उनके पास था। चलो एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले बात करें कि हाल ही में आपकी फिल्म नायर चर्चा में, नायर चर्चा में क्यों है, तो ये वुमेन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 के शीर्षक के नाम से एक लिस्ट जारी करी है, यानी कि वो महिलाएं जिन्होंने अपने दम पर ये मुकाम हासिल किया, अरबपति बनी है। इसके अंदर 124 महिलाओं को इन्होंने शामिल किया। पहले 6 महिलाएं कम हुई हैं कोविड-19 के चलते, कह सकते हो आप। इसमें 3 महिलाएं भारत की इसके अंदर शामिल है। एक आपकी ये एफ नायर होगी, दूसरी बायोकॉन का संबंध रखने वाली किरण मजूमदार साहब है, तीसरे नंबर पर आपकी कौन है, जोहो है, जो राधा बेम्बू से संबंध रखती हैं। यहाँ पर मैंने बात करी फोवर सूची की, फोवर सूची में भी एक सबसे ताकतवर महिलाओं का यहाँ पर जिक्र किया गया था, जिसमें क्या था, जो निर्मला सीतारमण का 41वां नंबर था, साथ में किरण मजूमदार साहब का भी नंबर था उसमें, लेकिन भारत के पहले नंबर पर ताकतवर महिलाओं में किरण मजूमदार ये थी अपनी भाई निर्मला सीतारमण थी, जो कि वित्त मंत्री हैं, और ये पहले ऐसी वित्त मंत्री महिला भी हैं जिन्होंने टाइप से बजट पेश किया था, ठीक है। और पूर्णकालिक कह सकते हैं आप, यहाँ पूर्ण रूप से रक्षा मंत्री के तौर पर भी इन्होंने काम किया। किसने, निर्मला सीतारमण ने भी। पहले इससे पहले वित्त मंत्री बनने से पहले क्या थी आपकी 16वीं लोकसभा के अंदर, कह सकते हैं हम 16वीं जो लोकसभा थी आपकी, इसके अंदर क्या थी आपकी रक्षा मंत्री के तौर पे भी इन्होंने काम किया, और 17वीं में ये वित्त मंत्री के तौर पे काम करेंगे। शानदार क्वेश्चन आपका, ये पूछा जाएगा भी। अगला क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन 2022 में पूछा जाएगा, आप लोगों से याद रखेंगे इस बात को भी। चलिए अगली बात करते हैं। अभी हाल ही में जो कि चर्चा में रहा भी आपका विक्टर ऑर्बन, चर्चा में ये कौन है, विक्टर ऑर्बन चर्चा में है, विक्टर ऑर्बन चर्चा में ये है कौन भाई, चर्चा में है, ये कौन है। जिस प्रकार से नायर है ऐसे ही ये भी चर्चा में है। चर्चा में क्यों है, तो इसके ऊपर बात करें। देखिए सबसे पहले तो ये हंगरी के राष्ट्रपति बने भाई, प्रधानमंत्री चुने गए। हंगरी के क्या है, ये हंगरी के हैं, और देश के प्रधानमंत्री चुने गए। क्या चुने गए, पीएम चुने गए, देश के प्रधानमंत्री चुने गए। और सबसे बड़ी बात ये है कि 4थी बार प्रधानमंत्री चुने गए भी। कितनी बार, 4थी बार, या कह सकते हैं 4 बार, यानी कि 3 बार रह चुके, 4थी बार पीएम चुने गए हैं हंगरी के। साथ ही बात करते हैं किसके समर्थन में रहते हैं हमेशा, विक्टर का समर्थन किसको, पुतिन समर्थित है भैया, पुतिन को समर्थन इनका रहता है। 4थे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। ध्यान रखेंगे भाई, 2010 से नेतृत्व कर रहे हैं। कब से प्रधानमंत्री आपके, 2010 से हंगरी के पीएम है भाई। अगर पूछे कब से, तो 2010 से हंगरी के पीएम है। और 1989 में साम्यवाद के पतन के बाद, यानी कि 1989 में साम्यवाद के पतन के बाद सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति यही है। कब से भाई आपके ये 1989 की बात करें तो साम्यवाद का जो पतन हुआ था, साम्यवाद के पतन के बाद देश के सबसे लंबे समय तक, देश के सबसे लंबे समय तक पीएम रहे हैं भाई, सबसे लंबे समय तक पीएम रहने वाले व्यक्ति यही हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। कब की बात कर रहे हैं, 1989 की अगर हम बात करते तो ध्यान रखेंगे इस डेट का विशेष महत्व है। 1989 की बात करें, सबसे पहले तो 61वां संविधान संशोधन, 61वां अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, और इसमें राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी साहब। और राजीव गांधी ने क्या किया था भाई, जो वोट डालने की आयु है आपकी, वोट डालने की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 करी थी। शानदार क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे, 21 वर्ष से 18 करी थी, मिनिमम जो आयु रखी गई थी ये आपकी इतनी थी भी। साथ ही हम बात करते हैं 89 के अंदर, और क्या हुआ था 89 के अंदर एक काम और हुआ था। हरियाणा के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट बने थे, याद रखेंगे भाई। हरियाणा जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, वो हरियाणा के अंदर 4 जिले बनाए गए थे 1989 में। ये भी आप लोगों के लिए शानदार क्वेश्चन है, बन जाएगा। अब जब हम यहाँ पर एज की बात कर रहे हैं तो चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए इसको याद रखेंगे, 18, 21, 25, 30, 35 ये मिनिमम एज है देश के अंदर। मिनिमम एज की अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए 18 साल की अगर हम बात करें तो 18 साल वोट डालने की आयु भाई आपकी
वोट या मत डालने की मिनिमम आयु कितनी? 18 साल है, 21 साल। सरपंच बनने की आयु कह सकते हो, या पंचायत में जाने की आयु कितनी आपकी? 21 वर्ष है भाई। साथ ही लोकसभा विधानसभा आपकी कितनी भाई? 25 ईयर है। लोकसभा का सदस्य बनने की आयु कितनी? 25 वर्ष है। याद रखना यहाँ पर पीएम बनने की भी आयु अगर हम पूछते हैं तो मिनिमम आयु आपके 25 ईयर है, ध्यान रखेंगे भाई। उसके साथ बात करते हैं 30 साल, 30 वर्ष। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए या राज्यसभा का सदस्य बन के रहते हुए अगर पीएम बनने की आयु की बात करें तो ये भी 30 साल होगा। उसके बाद आपका भाई गवर्नर, राज्यपाल, राज्यपाल साथ में आपका क्या है? उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति साथ में आपका राष्ट्रपति बनने की जो मिनिमम आयु कितनी आपकी? 35 ईयर है। और अभी हमें विक्टर ऑर्बन चर्चा में रहे हैं। विक्टर ऑर्बन चर्चा में क्यों नहीं है मैंने आपको बता दिया है। ये हंगरी के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने हैं और चौथी बार इनको चुना गया है। 2010 से अपने के कार्यकाल के ऊपर है। जब हम यहाँ पर बात करते हैं पीएम की, तो पीएम अगर भारत की सिचुएशन लेते हैं, पीएम इज नॉट ए इलेक्टेड पर्सन। पीएम की अगर हम बात करते हैं तो पीएम आपका क्या है? एक कह सकते हैं पीएम का चुनाव नहीं होता है। पीएम का चुनाव नहीं होता, पीएम चुनाव नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। होता क्या है? पीएम को क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है। पीएम इज अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पीएम का जो पद है वो अपॉइंटेड है। किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा पीएम के पद को अपॉइंट किया जाता है, ध्यान रखेंगे। पीएम की व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं भारत में, तो भारत में पीएम की व्यवस्था कहां पर की गई है? तो 74 के अंदर, एक्ट नंबर 74 में भारत के प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल का 74-75 के अंदर जिक्र किया गया है, ठीक है। हेड ऑफ नेशन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हेड ऑफ नेशन आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। बट हेड ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हेड ऑफ गवर्नमेंट आपका पीएम है। और पीएम की ही बात करते हैं यहाँ पर हेड ऑफ। और अभी हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री आपके एक प्रधानमंत्री होते हुए कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बदल चुका है? तो वो है इमरान खान, पाकिस्तान के लिए। उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ये भी बात आपको मालूम होनी चाहिए, करंट का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए भाई अगले बात करते हैं। अभी हाल ही में चर्चा में, इससे पहले मैं एक बार इसको भाई रफ करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आज का चर्चा में आपका चर्चा में क्या है? सड़क सुरक्षा परियोजना कह सकते, सीधा क्वेश्चन लेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कैमरों के द्वारा किस रोड को कह सकते हैं रोड को कवर किया गया है, जो चर्चा में भी, या इस तरीके से ले सकते इसको कौनजी कोड में आपका कौनजी कोड चर्चा में है, क्यों? क्वेश्चन नंबर 3 सीधी सी बात करें, कौनजी कोड चर्चा में है तो क्यों चर्चा में है? कौनजी कोड की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये क्या भी आपका, सबसे पहले हम बात करते हैं सड़क सुरक्षा परियोजना के हिस्से के रूप में। तो ये भारत का शहर है, आपको पता है कौनजी कोड, और कौनजी कोड भारत में कहाँ का है, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बना रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कहाँ का, केरल के अंदर में, केरल का शहर है। अब ये चर्चा में क्यों है? यहाँ पर एक सड़क सुरक्षा परियोजना के तहत क्या किया गया, रोड है, उस रोड को आर्टिफिशियल कैमरे 60 आर्टिफिशियल कैमरे लगाए गए हैं, यानी कि सड़क नियमों का अच्छे से पालन कराने के लिए, सड़क सेफ्टी कह सकते हो उसका पालन कराने के लिए यहाँ पर इनका क्या किया गया, कैमरों को यूज किया गया है या लगाया गया है। तो कौन सी कोड इसलिए चर्चा में आपका भाई। सबसे पहले बात करते हैं किस परियोजना के तहत, तो सड़क सुरक्षा भाई, सड़क सुरक्षा परियोजना किसके तहत? अभी आपका सड़क सुरक्षा परियोजना के तहत क्या किया गया है, आर्टिफिशियल कैमरे लगाए गए हैं। क्या लगाए
लगाए गए हैं रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस कैमरे लगाए गए हैं भाई। क्या लगाए गए हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरे लगाए गए हैं। ये ध्यान रखेंगे कहां पर? तो राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा परियोजना, सड़क सुरक्षा परियोजना ये केंद्र की भी है। तो यहाँ पर बस सिर्फ इसमें ऐड करेंगे राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा परियोजना के हिस्से के रूप में। अगर पूछे ये जो कैमरे लगाए गए हैं किस परियोजना का हिस्सा, तो राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा परियोजना के हिस्से कोझिकोड के अंदर कैमरे लगाए गए हैं। कितने कैमरे लगाए गए हैं आर्टिफिशियल? तो 60 कैमरे भाई, 60 कैमरे इस शहर के अंदर लगाए गए हैं। जो भी व्यक्ति इसका सड़क नियमों का उल्लंघन करेगा वो पकड़ा जाएगा भाई, पकड़ा जाएगा। अब करना स्टंट बाइक के ऊपर, है ना? अब करते ना लोग, जैसे हवा में थोड़े से बाल उड़ते तो फिर वो झूम झूम करके धूम वाली बाइक चलाते हैं, तो वो भी लोग अब समझ जाना है, ठीक है? चलिए परिवर्तन दस्तों को विशेष नेतृत्व से जोड़ा गया है। 726 कैमरे होंगे आगे चल करके। राज्य सरकार इस परियोजना पर कितने आपके? तो 200, राज्य सरकार इस पर 225 करोड़ रुपए इस परियोजना पर लगा रहे हैं। देश के अंदर सड़क एक्सीडेंट से बहुत से लोग मारे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। और सड़कों का बड़ा महत्व है। अगर सड़क की बात करते हैं तो देश में यहाँ पर हम इतना कह सकते हैं कि आपके रोड मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी साहब के सड़क मंत्री आपके कौन है? आपके सड़क मंत्री नितिन जो गडकरी साहब है। गडकरी साहब क्या आपके केंद्रीय मंत्री हैं? सड़क मंत्री की बात करें नितिन गडकरी साहब क्या आपके? तो केंद्रीय मंत्री सड़क मंत्री की बात करें तो नितिन गडकरी साहब है। जो रोड की बात करें तो अगले क्वेश्चन में बड़ा शानदार क्वेश्चन है। देश के अंदर एक पहली सड़क बनाई गई है स्टील के वेस्ट से, इनकी बड़ी बड़ी कंपनियों से, जहां से स्टील का वेस्टेज निकलता है उस वेस्टेज से सड़क बनाई गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सड़क जो आम सड़क आपकी एग्रीग्रेड जो सड़क रहती है आपकी, जैसे रोड वाली तालकोल वाली जो सड़क है, इससे आपकी 30% सस्ती है और इससे काफी गुना कह सकते हैं मजबूत है, क्योंकि स्टील का वेस्टेज है तो वो काफी गुना मजबूत भी है और वेस्टेज भी यूज हो रहा है। तो चलिए कहां पर किया गया है? ये काम भी बड़ा शानदार है आपका, ठीक है? भारत का पहली स्टील स्लैग सड़क का निर्माण कहां किया गया है? जब सड़क की बात हो रही है कोई क्वेश्चन है तो भारत का पहली सड़क स्टील स्लैग सड़क का निर्माण, स्टील स्लैग भारत की पहली स्टील स्लैग सड़क का निर्माण कहां किया गया भाई? भारत की पहली स्टील स्लैग सड़क का निर्माण कहां किया गया? शानदार क्वेश्चन में सबसे पहले तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। तो कहां पर किया गया? सूरत के अंदर भी। कहां पर भाई? सूरत के अंदर। सूरत का बड़ा महत्व है। अंग्रेजों ने अगर कहीं आधिकारिक रूप से पहली फैक्ट्री कहां पर लगाई थी, अगर इतिहास की बात करते हैं तो सूरत के अंदर ही लगाई थी। कपड़े के लिए फेमस कहां पर आपका? सूरत है भाई, गुजरात का सूरत है। साथ ही हम यहां पर बात करते हैं सूरत की, तो सूरत का अगर हिस्ट्री से देखें तो यहाँ का बड़ा महत्व रहा। अंग्रेजों का और भी जो विदेशी कंपनियां सबका फोकस सूरत की तरफ रहा। हीरा व्यापारी की अगर बात करें, हीरा व्यापार की अगर बात करें तो उसका संबंध भी हीरा व्यापार का संबंध भी आपका कहां से? कपड़ा व्यापार और हीरा व्यापार प्रसिद्ध भी आपका कहां का? कपड़ा व्यापार और हीरा व्यापार कहां का? सूरत का और गुजरात का ये प्रसिद्ध है। यहाँ पर क्या किया? पहली सड़क बनाई गई, इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल वेस्टेज से। तो किससे बनाई गई है आपकी ये? तो इंडस्ट्रियल वेस्टेज, यानी कि प्रसंस्कृत स्टील स्लैग। क्या भाई आपका ये? प्रसंस्कृत स्टील स्लैग से क्या पर सड़क बनाई गई है? ध्यान रखेंगे, सड़क किसके द्वारा? प्रसंस्कृत स्टील स्लैग के द्वारा यहाँ पर सड़क बनाई गई है। एक किस्म से कह सकते हैं वेस्टेज, जो बड़ी बड़ी कंपनी के द्वारा भाई। इस सड़क का निर्माण किस किस के सहयोग से? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन करता है, होता भाई सहयोग किस किस का था? तो इस सड़क को बनाने में सहयोग की अगर हम बात करते हैं तो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, पहला क्या आपका? केंद्रीय सड़क
अनुसंधान, जिसको क्या बोल सकते हैं हम, CRI, ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं आप CRRI, ठीक है। साथ में और कौन रहा भाई, ये देखेंगे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान CSRI, प्लस में कौन हो जाएगा आपका वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ठीक है। और कौन हो जाएगा आपका भाई नीति आयोग, थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट। साथ में कौन हो जाएगा केंद्रीय इस्पात मंत्रालय, और कौन सा भाई आपका केंद्रीय इस्पात जो मंत्रालय है वो हो जाएगा भाई। और ArcelorMittal निप्पॉन स्टील AM, प्लस में और कौन हो जाएगा AMNS, ये क्या है भाई आपका, तो ArcelorMittal निप्पॉन स्टील, एक ये कंपनी, इनके द्वारा इस सड़क का निर्माण किया गया सहयोग। अगर पूछे कि स्टील के वेस्टेज से बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उन कंपनियों के जो वेस्टेज निकलता है, स्टील का जो वेस्टेज है उससे सड़क बनाने की जो बात करी है, तो केंद्रीय सड़क अनुसंधान जो आपका CRRI है, भाई आपका CSRI की बात करें, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान। साथ में हम बात करते हैं नीति आयोग की बात करें तो आपको मालूम है थिंक टैंक। साथ ही केंद्रीय जो इस्पात मंत्रालय उसकी बात करते हैं AMNS, तो जो आपका ArcelorMittal निप्पॉन स्टील्स है इनके सहयोग से, यानी कि इन 4-5 जो कंपनियां हैं, 4-5 जो विभाग हैं, इनके सहयोग से देश के अंदर पहली सड़क बनाई जा रही है। और इस पर भारी भरकम जो वाहन है वो चल भी रहे हैं। मजबूत सड़क और एक बहुत अच्छी पहल है। चलिए इसकी विशेषताओं की बात करेंगे थोड़ी सी भाई। 1 साल पहले इसका निर्माण हुआ भाई, शुरू हुआ था 1 साल पहले निर्माण की अगर हम बात करें, ठीक है। 6 लेन की सड़क है, कितने लेन की, 6 लेन की सड़क है, 3+3 भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसमें क्या है, इसके अंदर सड़कों की तुलना में जो आपकी एग्रीगेट, प्राकृतिक एग्रीगेट का उपयोग करके जो सड़क बनाते हैं उसकी तुलना में कितना प्रतिशत है, 30% सस्ती है भाई। एग्रीगेट की सड़क से कितना, 30% क्या है, ये सस्ती है। साथ ही इसकी मोटाई की अगर हम बात करें तो जो मोटाई, जो नॉर्मल मोटाई होती है मोटाई सड़कों की, उससे 30% मोटाई क्या है इसकी मोटाई या कम है, क्योंकि मजबूती करने के लिए हम क्या करते हैं, एग्रीगेट जो सड़क है उसकी मोटाई को बढ़ाते हैं, तो ये भी कम है भाई, ठीक है। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं, देखिए इसमें क्या है, इस परियोजना को वेस्ट टू वेल्थ और स्वच्छ भारत अभियान के पहल पर लागू किया गया। अच्छा, वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट टू वेल्थ, यानी कि जो वेस्ट है उसका यूज करें, स्वच्छ तरीके से उसका यूज करें, वेस्ट टू वेल्थ। और साथ ही क्या कह सकते हैं, और स्वच्छ भारत अभियान पहल, स्वच्छ भारत जो अभियान पहल है, इस पहल के तहत, ये अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किस पहल के तहत इस सड़क का निर्माण किया गया है, किस किस ने इसके सहयोग में हिस्सा लिया, कहां पर किया गया है, सूरत के अंदर कितने लाइन का, 6 लाइन का, 3+3 कह सकते हैं, 3 आने वाली 3 जाने वाली। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं 1 साल पहले इसका निर्माण शुरू किया गया था। अब इसके अंदर भारी भरकम जो क्या कह सकते हैं, जो वाहन कंपनी को, बड़ी बड़ी कंपनी के वाहन इस पर चल रहे हैं। 30% आपका ये सस्ता भी है, 30% इसकी क्या है, मोटाई भी कम है। ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों का बीच में रहने वाला है। चलिए पूछ लेगा सूरत की, तो सूरत के बारे में भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि सूरत क्या था क्या नहीं था, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैंने सुबह जो पहला क्वेश्चन कराया था वुमेन पे कराया था, दूसरा सड़क पे कराया था, तो चौथा भी आपका सड़क पे होगा। एक क्वेश्चन और वुमेन को लेकर के चर्चा में भारत का, इसके ऊपर हम यहाँ पर बात करते हैं। अभी हाल ही में भारत ने एक मदद करी है यूएनओ में वुमेनों के लिए, यानी कि जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को सशक्तिकरण प्रदान करने के लिए कह सकते हैं, या महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं को मतलब अच्छे से रखने के लिए कह सकते हो आप। जैसे कि आप समझें, ये क्वेश्चन आपका चर्चा का विषय रहेगा, क्योंकि मार्च के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय महिला वीक भी मनाया गया था और दिवस भी था,
ठीक है, वो भी आप लोगों का इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं आज के। भारत ने यूएन वुमेन के लिए मदद करी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत ने यूएन वुमेन के लिए कितनी मदद करी? कितनी मदद का योगदान दिया? चलिए सबसे पहले बात करें, भारत ने वुमेन के लिए, यूएन वुमेन के लिए कितनी मदद का योगदान दिया? चर्चा का विषय बना हुआ भाई आपका ये। क्यों बना हुआ? $5 लाख का, $5 लाख की मदद करी है भारत ने भाई। और भारत, देखो अगर मैं बात करूं इस भारत की, हमारे प्यारे भारत की, इंडिया की अगर मैं बात करूं, हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं, तो गर्व के साथ कहते हैं कि अगर इस विश्व के अंदर कोई जिंदा है, मानवता के लिए अगर कोई जिंदा है, तो वो हमारा प्यारा भारत है भाई। अभी कोविड को लेकर के देखो, हमारे देश में कमी के चलते हुए हमने विदेशों की मदद करी। कोविड में हमारी जो सरकार थी, उस सरकार ने कोविड में लोगों की मदद करी, वहां पर दवाइयां पहुंचाई। यहाँ पर अफगानिस्तान, अगर मैं देखो एक बार यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा आपको, अगर समझ सके तो समझ जाना भाई। पड़ोस में क्या बोला जाता है, पड़ोस के अंदर अफगानिस्तान ले लो, हमारे पड़ोसी की बात करते हैं लोग। अफगानिस्तान के अंदर सब कुछ तहस नहस हो रखा है। पाकिस्तान के अंदर ले लो, वहां सरकार गिर रही है। म्यांमार के अंदर ले लो, म्यांमार में वहां पर तख्ता पलट दिया, सैनिक है वहां पे, सैनिक सत्ता वहां पर स्थापित हो चुकी है। श्रीलंका ले लो, दाने दाने के लिए मोहताज हो रही है। और आज हिंदुस्तान गर्व के साथ सीना तान करके, और हिंदुस्तानी लोग आराम से बैठ करके टीवी के ऊपर आईपीएल का मजा ले रहे हैं, और दुनिया यूक्रेन फलाना ढिमकाना सब परेशान हो रहे हैं। क्या है ये? कभी सोच के देखा? ये है हमारा प्यारा भारत, जहां पर हम खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, एक इतनी बड़ी महामारी से भी उभर करके, जहां पूरी दुनिया इसके तरफ थी। और आज हमारे आड़ोसी पड़ोसी सब परेशान है। चीन को ले लो, चीन भी दुखी है, ठीक है। इधर श्रीलंका को ले लो, श्रीलंका दाने दाने के लिए लोग मर रहे हैं। एक कप कॉफी का चाय अगर पीनी है तो 100 रुपए से ऊपर मिलेगी आपको। डीजल है, डीजल मिल नहीं रहा, वहां पे मदद करी। अफगानिस्तान में मदद भेजी, 50,000 टन गेहूं भेजे हैं, ठीक है। उसी के साथ हमने कहां पर, श्रीलंका में डीजल भेजा, अभी 6,000 बैरल से ज्यादा डीजल वहां पर भेज दिया गया है। म्यांमार में वहां हम समझौता करवाने पे तुले हुए। पाकिस्तान वाले गाय बगाए हमारा नाम गुणगान कर रहे हैं। क्या है ये सारा? तो ये सिर्फ और सिर्फ ये वो फल है जो हम मानवता के लिए जिंदा रहते हैं, मानवता के लिए हम काम करते हैं। तो आई लव माई इंडिया, और मुझे एक भारतीय होने पर बड़ा गर्व है भाई इस बात को लेकर कि आज जो हमारी विदेश नीति है, आज जो हमारी भावनाएं हैं लोगों के साथ, मानवता के लिए जो भावना है, ये सबसे बड़ी बात है भाई। रसिया, पूरा प्रेशर डाला गया कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, हमने खरीदा। सबने रिस्ट्रिक्शंस लगाई रसिया पर, हमने कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई क्योंकि हमारा सबसे परम मित्र था। यूक्रेन के साथ में हमारे अच्छे संबंध। क्या कहेंगे इस विदेश नीति को, जो पूरी दुनिया 2 भागों में बंटने को तैयार है, और वहां पर भारत एक अलग थलग अपना सीना तान के खड़ा और खुशहाल जिंदगी आईपीएल के छक्के पर बजा रहे हैं। तुम तालियां, ठीक है, देख रहे हैं, डांस देख रहे हैं, चीयर्स जो लीडर्स हैं, गर्ल्स उनके डांस देख रहे हो आप लोग, है ना। ये क्या है पता लग जाता है अगर किसी पड़ोसी देश में। फिर भी लोग यहाँ पर ये बात बोलते हैं कि भारत के अंदर हम सेफ नहीं है। अरे भाई, छोड़िए उनको पाकिस्तान में, छोड़िए उनको श्रीलंका में, छोड़िए उनको चाइना में, छोड़िए उनको रूस यूक्रेन, जहां अमेरिका भेज दो उनको, जहां भी वो खुशहाल रह सकते हैं। चलिए भाई बात करते हैं $5 लाख के। हमने यहाँ पर इस सिचुएशन में भी हम मदद कर रहे हैं लोगों की। $5 लाख यहाँ पर हमने भेजे भाई यूएन वुमेन के लिए। अमेरिकी डॉलर, यूएस डॉलर कह सकते हो आप इसको, यूएस डॉलर की हमने मदद करी है भाई। लैंगिक समानता और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास, देश की मूल्यवान साझेदारी के लिए हम यहाँ पर भारत अपने संबंधों को बढ़ावा दे रहा है। क्या कर रहा है भाई? इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य की बात करें तो भारत यूएन के साथ अपने संबंधों को क्या बढ़ावा दे रहा है? अपने संबंधों को बढ़ावा दे रहा है ना, बढ़ावा दे रहा है। साथ ही हम बात करते हैं एक अपने आपको मतलब महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास, यानी कि जो लैंगिक समानता की तरफ भी, लैंगिक समानता का समर्थन कर रहा है। जिसका भी लैंगिक समानता का भी समर्थन कर रहा है और उसको बढ़ावा देने के लिए भी विकास करने के लिए तैयार हो रहा है, ठीक है। यह राशि कहा जाएगी यूएन वुमेन के कोर बजट में दी गई। कहां पर दी गई ये राशि? आपके यूएन
वुमेन के कोर बजट में ये राशि दी गई है, ध्यान रखें कहां दी गई है, तो ये भी आप लोगों को पता। राशि संयुक्त राष्ट्र भारत में स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने, तो संयुक्त राष्ट्र भारत की तरफ से प्रतिनिधि कौन है, टीएस मूर्ति साहब है। अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा भाई, टीएस तिरुमूर्ति, तिरु जो मूर्ति है, टीएस तिरुमूर्ति हैं, इन्होंने संयुक्त राष्ट्र महिला कार्यकारी निदेशक है डॉक्टर, यूएन जो महिला निदेशक हैं, निदेशक डॉक्टर सीमा बेहोस को सौंपी है भाई। किसने दी है, तो जो हमारे सदस्य हैं टीएस तिरुमूर्ति यूएन के, उन्होंने निदेशक कौन है, डॉक्टर सीमा बेहोस। कहाँ किसके निदेशक है ये, तो यूएन वुमेन जो आपका है उसके निदेशक है, उनको ये राशि इन्होंने $5 लाख जो अमेरिकी डॉलर ये सौंपी है। ठीक है, चलिए साथ ही हम बात करते हैं ये संगठन करता क्या है, लड़की महिलाओं को, अधिकारियों को एक किस्म से कह सकते हैं ऑल ओवर यहाँ पर ये डेवलपमेंट की बात करता है, महिलाओं का उत्थान की बात करता है, इसमें भी हमने ये राशि दी है। यूएन की बात करते तो 24 अक्टूबर 1945 के अंदर यूएन की स्थापना की गई थी। किस लिए की गई थी, विश्व युद्ध, आमतौर पर अगर हम देखें तो विश्व युद्धों को टालने के लिए की गई थी, ये भी आप लोगों को पता। वर्तमान में इसका भाग कितने हैं, तो भी यूएन के अगर भागों की बात करें तो आपके 06 भाग इसके अंदर। सबसे ताकतवर भाग की बात करें तो सुरक्षा जो आपका परिषद है, ये सबसे ताकतवर भाग है। इसे क्या बोला जाता है, पुलिस थाना बोला जाता है। विश्व का पुलिस थाने के नाम से किसको जाना जाता है, सुरक्षा परिषद को जाना जाता है। कहाँ हेडक्वार्टर कहाँ का, न्यूयॉर्क के अंदर हेडक्वार्टर है। और साथ में महासभा, भाई महासभा इसे क्या बोला जाता है, विश्व का लघु संसद के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये भी शानदार क्वेश्चन है। साथ ही अगली बात करते हैं, यहाँ पर इनका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है, हैंग नीदरलैंड के अंदर क्या इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और एक भाग होता है इसका सचिवालय। सचिवालय में कौन बैठता है, जो इसका सबसे बड़ा अधिकारी यूएन का कौन है, वो महासचिव है। महासचिव की अगर हम बात करते हैं तो महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरस साहब हैं, महासचिव हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, एंटोनियो गुटेरस महासचिव हैं। जब महिलाओं की बात चल रही है तो महिला दिवस की बात करें तो 8 मार्च को क्या मनाया गया था, महिला दिवस मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह की बात करें, महिला सप्ताह कब से कब तक मनाया गया था, तो ये आपका 1 मार्च से लेकर के और 8 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के रूप में इसको मनाया गया था। शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आप लोगों से। और कितना योगदान दिया है ये हम यहाँ पर आप लोगों के बीच में जिक्र कर चुका हूँ इस बात का। चलिए साथ ही बात करते हैं कल कौन सा दिवस मनाया गया है। जब दिवस की बात यहाँ पर आई, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 है। अभी हाल में समुद्री दिवस, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया, शानदार क्वेश्चन है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया, तो ध्यान रखेंगे 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को भाई राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। अब ये 5 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है, ये शानदार क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों का बन जाएगा। 5 अप्रैल 1990, याद रखेंगे 5 अप्रैल 1990 नहीं 1919 में भाई बॉम्बे से लंदन के लिए, बॉम्बे से लंदन के लिए एक जहाज भेजा गया था। लंदन के लिए पहला भारतीय स्वामित्व वाला जहाज भेजा गया था समुद्र के अंदर। पहला स्वामित्व वाले जहाज को जो कौन था, SS लॉयल्टी, जहाज का नाम क्या था आपका, SS लॉयल्टी। ये सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का पहला जहाज था। किसका था ये, कौन सी कंपनी का था भाई आपका, ये सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का ये जहाज था। सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का जहाज था। 5 अप्रैल 1919 को ये कहां से, बॉम्बे टू
लंदन भेजा गया था 5 अप्रैल को, ठीक है भाई। और इसी यात्रा के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय समुद्री दिवस NMD, इसी के उपलक्ष्य में कह सकते हैं, इसी की याद में उपलक्ष्य में NMD दिवस मनाया जाता है। कह सकते हो आप NMD को हर साल राष्ट्रीय समुद्री दिवस कह सकते हो आप इसको, NMD दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है कि हमने 5 अप्रैल 1919 को बॉम्बे से लेकर लंदन के लिए एक जहाज भेजा था, जो सिंधिया जो आपकी लिमिटेड कंपनी थी, उस कंपनी का जहाज था, पहला भारतीय स्वामित्व वाला जहाज था। इसलिए इसको 5 अप्रैल को उसके उपलक्ष्य में, उसकी याद में हम ये मनाते हैं। यह भारतीय शिपिंग इतिहास के लिए महत्वपूर्ण कदम था। कह सकते हो आप राष्ट्रीय समुद्री दिवस को कब बनाना प्रारंभ किया गया? दिवस को 1964 में। कब हुई? 1964 से इस दिवस को, या राष्ट्रीय जो आपका राष्ट्रीय समुद्री दिवस है, इसको मना रहे हैं। कब से मना रहे हैं? 1964 से मना रहे हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। साथ ही यहाँ पर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो आपका दिवस है वो कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस, वर्ल्ड मैरीटाइम डे, ठीक है। नेशनल मैरीटाइम डे हो गया आपका, एक वर्ल्ड मैरीटाइम डे WMD कब मनाया जाता है? तो हर साल समुद्री संगठन, अंतर्राष्ट्रीय कह सकते हो विश्व समुद्री संगठन, विश्व समुद्री संगठन द्वारा मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? तो ये भी सितंबर के अंतिम गुरुवार को, याद रखेंगे, सितंबर के अंतिम गुरुवार, फर्स्ट डे को ये मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। और इसे पहली बार कब? 1978 में पहली बार वर्ल्ड को कब मनाया जाता? पहली बार की अगर हम बात करें, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, तो 1978 में इसे पहली बार मनाया था। ये भी आप लोगों का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर भाई मैं एक बार इसको रख दूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी चर्चा में रहा अभी आपका सबसे गर्म दिन, मार्च चर्चा का विषय रहा है। तो मार्च चर्चा में क्यों रहा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका आज का। देखिए विश्व के अंदर अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर सबसे गर्म दिन रहा है मार्च का, और उसने रिकॉर्ड ब्रेक किया। यानी कि कैसे क्या हुआ उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन बनता आपका, चर्चा में रहा मार्च के दिनों का टेम्परेचर, दिनों का तापमान है। क्या कारण है जो मार्च के दिनों का तापमान चर्चा में रहा है? इसके पीछे कारण है, सबसे पहले बात करें अभी हाल ही में, कह सकते हैं अभी हाल ही में, एक तो आप लोगों को ये पता है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, दूसरा ये पता है आपको ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये भी आप लोग जानते हैं। तीसरी बात, मार्च में अगर हम बात करते हैं तो पश्चिमी जो हवाएं चल रही, गर्म हवाओं के कारण, किसके कारण? जो आपकी पश्चिमी जो गर्म हवाएं हैं, गर्म हवाओं के कारण भारत में जो मार्च है आपका, मार्च मंथ के जो दिनों का जो टेम्परेचर रहा है या तापमान रहा है, इसने 121 वर्षों का रिकॉर्ड ब्रेक किया। कितने का? 121। यानी कि 121 जो आपकी वर्ष है, 121 वर्षों में सबसे ज्यादा गर्म दिन आपके 121 वर्षों के बाद की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो गर्म दिन है वो अभी क्या किए गए हैं? अभी दर्ज किए गए। कारण क्या है उसका? आमतौर पे हम बात करते हैं कारण क्या है उसका भाई, तो पश्चिमी जो गर्म हवाएं चल रही हैं उसकी वजह से भी कह सकते हो आप, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसकी वजह से भी कह सकते हो, और इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। किसका? इसका। तो एक छोटी सी बात यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग की भी बात करूँ मैं, टेम्परेचर की बात जब हुई है तो ग्लोबल वार्मिंग के अनुसार अगर हम बात करते हैं कि अगले
20 से 30 वर्ष के अंदर आपका 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। कितना तापमान बढ़ जाएगा? इतना। तो जो आपके तटों पर जो नगर है आपके, जैसे हमारा पश्चिमी तट है, पूर्वी तट है, जैसे कह सकते हैं आपका भाई गुजरात वगैरह है, साथ में आपका मुंबई वगैरह है, जो तटीय जो स्थल है, कम से कम 15 तटीय स्थल आपके अगले 20 से 30 सालों तक अगर इसी प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग होती रही तो जलमग्न शहर हो जाएंगे आपके, ध्यान रखेंगे। और जब इतना टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? ग्लेशियर पिघलेगा। ग्लेशियर आपका क्या होगा? पिघलेगा। और ग्लेशियर पिघलने के कारण तटों पर क्या पानी जो आपका पानी भर जाएगा। तटीय जो नगर हैं, तटीय जो नगर हैं, जो भारत के कम से कम 15 नगर इसके 15 जो नगर हैं, 15 नगर इसके अंदर आपके आते हैं। ये 15 के 15 नगर जलमग्न होने की यहाँ पर क्या होगी? संभावना होगी। दूसरा, इसका प्रभाव किससे पड़ेगा? जैसे हमने मार्च की बात करी, मार्च के अंदर 121 वर्षों का रिकॉर्ड यहाँ पर टेम्परेचर को लेकर ब्रेक हुआ। तो सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ेगा? इसका भी कृषि पर भी इसका प्रभाव पड़ने वाला है। यानी कि कृषि होगी नहीं, जब गर्मी ज्यादा होगी तो क्या होगा? कृषि भी नहीं होगी आपकी, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर निकल करके आ जाएंगी। मार्च में 1901 के बाद दैनिक तापमान में, कब से भी? 1901 में इतना जो तापमान, जो अब 2022 में जो तापमान देखा गया था, ये आपका कब देखा गया? 1901 में ऐसा तापमान देखा गया था। ध्यान रखिए आप, ये भी आपका शानदार क्वेश्चन बन जाता है कि आगे चल करके पूछ लेगा 2022 में किसी भी कि भारत में कब सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया, या कब सबसे ज्यादा जो वर्षों का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ आपका। तो ये आपका मार्च के जो दिनों में एवरेज निकाली गई है। इसकी अगर मैं बात करूं, एग्जैक्ट अगर एवरेज की बात करते हैं तो ये देखेंगे आप लोग। देखिए 1901 में जो 2022 का ले लेते हैं, तापमान कितना रहा? 2022 के अंदर आपका ये जो तापमान रहा 33.10 डिग्री कह सकते हो आप सेल्सियस से, और 20.24 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर आपका तापमान रहा है। और अगर एवरेज की बात करते हैं तो 26.67 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ये यहाँ का तापमान रहा है, ठीक है। और 1901 और सामान्य तापमान जो आपका है, ये कितना? सामान्य तापमान की अगर हम बात करते हैं तो ये रहा 31.24 जो डिग्री आपका सेल्सियस रहा है, ये तापमान रहा है सामान्य तापमान। और साथ ही हम बात करते हैं 25.6 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। नॉर्मल जो तापमान माना जाता है कितना? 27.6 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर क्या माना जाता है? नॉर्मल तापमान माना जाता है। और रहा कितना आपका? ये 31.24 से। यहाँ पर अगर हम 1901 की बात करते हैं तो उसके बाद से लेकर के अब ये इतना तापमान आपका बना है, क्योंकि बहुत ज्यादा तापमान हो जाता है भाई। यहाँ पर लोग धूप में निकल नहीं पाएंगे, समस्या आप लोगों के बीच में हो जाएंगी। चलिए भाई, अभी हाल ही में चर्चा का विषय बना आपका एक और यूपीआई चर्चा में रहा। क्वेश्चन नंबर 8 यूपीआई चर्चा में। यूपीआई चर्चा में क्यों है? अगर यूपीआई चर्चा में है, सबसे पहले तो बात करें, ये आपका क्या पेमेंट मेथड है। यूपीआई आपको क्या कर सकते हैं? जैसे ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन, चाहे हम फोन पे से कर रहे हैं, चाहे हम गूगल पे से कर रहे हैं, तो आपका क्या है? यूपीआई चर्चा में। क्यों चर्चा में? इसलिए 500 आपका क्या $500 जो डॉलर है, 500 करोड़ का आंकड़ा पार किया। यानी कि जो ऑनलाइन पेमेंट है 500 करोड़ का इसने आंकड़ा पार किया है। आंकड़ा पार किया है। क्या किया इसने भाई? यूपीआई चर्चा में है। क्यों? क्योंकि इसने जो ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन करी है वो 500 करोड़ का आंकड़ा इसने पार कर दिया भाई, इसलिए यूपीआई चर्चा में। यूपीआई को लेकर के हम बात करते हैं, कोई भी जो आपका डिजिटल कोई भी ऑनलाइन जो पेमेंट है भारत के अंदर किससे होगी? तो ये भारत का ऑनलाइन कह सकते हो आप, या जो भी आप समझे, जैसे भी जिस तरीके से भी डिजिटल ट्रांसफर भी आपका किस जो आधार हो किसके अनुसार होगा? आपका यूपीआई के अनुसार होगा। इसमें भी अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा आपका यूज जो प्रयोग में लाया जा रहा है, कोविड-19 के चलते ये ज्यादा प्रयोग में आया। सबसे ज्यादा प्रयोग आपका स्कैनिंग जो सिस्टम है, स्कैन जैसे बार कोड वाला, जैसे कोड स्कैनिंग वाला सिस्टम है। जैसे किसी भी दुकान पे जाते हैं, आज की अगर हम बात करें तो किसी भी दुकान पे जाएंगे तो हर व्यक्ति अपना क्या कोड लेके बैठा हो, स्कैन करो और पेड करो, स्कैन करो और पेड करो। तो सबसे ज्यादा इस यूपीआई के अंदर अगर हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा हम बात करते हैं यूपीआई में तो स्कैन कोड वाला सिस्टम चला है चर्चा में भी, क्योंकि 500 करोड़। और ये बढ़ाका में भी ये कोविड-19 के चलते जो आपके जो कोविड-19 के चलते मैं कहूँ आपके जो ट्रांसफर हो रहे हैं, जो पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं, तो वो किसके तहत है? यूपीआई के तहत किए जा रहे हैं। इसकी देख रेख अगर मैं बात करूँ किसके अंदर काम करता है तो ये आरबीआई के अंदर कह सकते हो आप। आरबीआई इसको देख रेख करती है, या जो भी कह सकते हैं मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो भी यही है। अभी हाल ही में चर्चा में था आपका एक और भी चर्चा में क्या था? नेपाल भी अब यूपीआई को लेन-देन, डिजिटल जो लेन देन है इसके ऊपर ये नेपाल भी अब यूपीआई को यूज करेगा। ठीक है, ये भी आपका चर्चा का विषय बना हुआ। चलिए भाई,
आज की जो क्लास है उज्जवल परिवार की तरफ से यहीं पे समाप्त होती है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो भाई। क्लास का होता क्या है, देखो लाइक करो ना करो, समझ में आती है अच्छी बात है, नहीं आती तो एक दो बार कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगी। देखिए होता ये है कि बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे जो क्लासें आती हैं, बड़े बड़े, मैं किसी का नाम यहाँ पे नहीं लेता हूँ, देखते कि आज 2 लाख ने देख लिया, आज 3 लाख ने देखे, उससे क्या है लोग शिक्षा का जो आकलन, लेवल का जो आकलन है वो कर लेते हैं। और यहाँ पर यही सिर्फ एक छोटा सा दुख यही है कि हमारा जो शिक्षा का जो लेवल है उनसे बेहतरीन है, लेकिन जब लोग देख नहीं रहे हैं तो लोग उस संख्या को देख करके शिक्षा के लेवल का आकलन कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा फील होता है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी आप लोगों की मर्जी है। लास्ट मेरा यही है भी आप लोगों से, लाइक करें ना करें, शेयर करने की कोशिश करें। हो सकता है आपकी एक अच्छी सलाह, आपका अच्छा एक शेयर, अच्छा किसी न किसी को नौकरी दिलाने में आपका ये जो निर्णय है ये सहायक हो जाए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट।